फिर किसी अवसर पे और ज्यादा विशेष चर्चा करेंगे। वापस रिलैक्स। तो ऐसे श्वासों के साथ ये हमने अभ्यास किया। आप करेंगे। मैं एक बार समय देख लेता हूं कितना समय है, उसी अनुसार हम बात करते हैं। फिर हमारे पास अभी 12 मिनट है। ठीक। तो सबसे पहले प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। मैंने बताया कि ये वाला अभ्यास करने पहले, भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले ये वाला अभ्यास आप इसके खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, कुछ छोटी छोटी चीजें। यदि आप ऐसे ही बैठ के प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं तो देखिए कि कितना लंबा गहरा सांस भर पाते हैं, है ना। सारे प्राणायाम का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लंबा गहरा श्वास हम भरें, तभी तो शरीर की शुद्धि होगी। तो ये वाला अभ्यास करने के बाद लंग्स एक्टिव हो जाते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और उसके बाद जब हम कपालभाति, भस्त्रिका या अनुलोम आचार्य जी का माइक बंद हो गया है। अभी ठीक है? अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओम ओम ओम। बंद हो गया, फिर से बंद हो गया। अभी आवाज आ रही है? जी बंद हो गया, बंद हो गया। माइक बंद है आचार्य जी, अभी माइक बंद है। जी अभी आवाज आ रही है? जी दूसरा भी बंद हो गया। बंद हो गया माइक, अभी चालू नहीं। जी अभी ठीक है? जी ठीक है। अभी आवाज है? जी अभी आ रही है। तो चलिए पहले, सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए। और मैं बस 10 मिनट में सारी चीजों को थोड़ा सा कंक्लूड करने का प्रयास करूंगा। यदि लंबा गहरा सांस भरें। सामान्य जो व्यक्ति हैं जिनको केवल मानसिक शांति प्राप्त करनी है, या कोई रोग विशेष बहुत ज्यादा तीव्र स्थिति में पहुंच चुका है, क्रोनिक हो चुका है, तो सामान्य गति से लंबे गहरे सांस भरें। ये सामान्य गति से भस्त्रिका प्राणायाम। गंभीर बीमारियों में जिसमें हम तेज गति से अभ्यास नहीं कर पाएंगे या हमारे शरीर की अवस्था नहीं है, उनमें सामान्य गति से भस्त्रिका प्राणायाम तो सभी लोग कर सकते हैं। लंबा गहरा से श्वास भरवाने का प्रयास करना है। और जिनको तनाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज्यादा आता है, उनको तो विशेष रूप से सामान्य गति से अभ्यास करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा उनको। अभ्यास करते करते ही मन शांत हो जाएगा। क्योंकि हमारे योग शास्त्र में कहा है, चले बातें चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, कि जिस गति से यह वात चलता है, यानी प्राण, जिस गति से हमारी श्वासें चलती हैं, जिस गति से प्राण चलता है, उसी गति से हमारा मन चलता है। और जिस गति से हमारा मन चलता है, उसी गति से हमारी श्वासें चलती हैं। ये सबका अनुभव होगा कि जैसे जो भी मन में प्रेम का भाव आया तो श्वासें अलग तरह की हो जाती हैं, गुस्से का भाव आता है तो श्वासें थोड़ी तेज चलनी शुरू हो जाती हैं, है ना। घृणा का भाव आता है, द्वेष का भाव आता है तो श्वासें डिस्टर्ब हो जाती हैं, ऐसे रुक रुक के चलती है। तो ये सारा मन का प्रभाव श्वासों पर, श्वासों का प्रभाव मन के ऊपर। तो किसी को भी एक को कंट्रोल कर लेंगे तो दोनों चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी। तो श्वासों को अपनी इच्छा अनुसार लेंगे, लंबा गहरा, इच्छा अनुसार लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे तो मन इससे नियंत्रित हो जाएगा, मन पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। तो ये मानसिक रोगों में तो विशेष रूप से लाभकारी है। और यदि तेज गति से करेंगे ऐसे, ऐसी शुरुआत
शुरुआत में 2 मिनट और जब अभ्यास बन जाए तो 5 मिनट तेज गति से अभ्यास करेंगे तो सर्दी जुकाम, ब्रीथलेसनेस, थकान होना, ये सारी समस्याएं होंगी ही नहीं। ये इतना बढ़िया प्राणायाम है। मैं तो एक शब्द में बोलता हूँ इसको जब सिखाता हूँ तो कफ को भस्म करने का तरीका भस्त्रिका। जितनी भी कफ संबंधी बीमारियां हैं उनको भस्म करने का एक ही तरीका है, मतलब एक श्रेष्ठ तरीका है, तरीके तो बहुत सारे हैं, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। श्रद्धेय स्वामी जी भी इस प्राणायाम के बारे में इतनी महिमा गान करते थे। पहले आपने किसी ने सुना होगा इंटरव्यू, तो बताते थे कि मैं जो ये 2 कपड़ों में रह पाता हूँ ये सारा इस भस्त्रिका प्राणायाम की सिद्धि का फल है ना। तो भस्त्रिका प्राणायाम जो कर लेगा उसको सर्दी गर्मी को सहन करने की क्षमता आ जाएगी। तो अब समय न गवाते हुए करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। 1 सेकंड में एक बार नासिका से श्वास को झटके से बाहर छोड़ें, पेट अंदर जाएगा। बंद कमरे में जब हम प्राणायाम करते हैं ना उसका यही दुष्प्रभाव होता है कि आसपास की जो स्मेल होती है ना प्राणायाम करते समय फिर वो डिस्टर्ब करती है ना। इसलिए अभ्यास हमेशा, मैं जिस सावधानी बताना था कि योगा अभ्यास हमेशा खुले स्थान पर करना चाहिए। कम से कम घर में अगर कर रहे हैं तो घी का दीपक जला के रखें, अगरबत्ती जला के रखें या हवन करके वातावरण को शुद्ध करें। आपको पता होना चाहिए कि जो घर में रहे थे उन लोगों को कोरोना ज्यादा हुआ था, बल्कि जो बाहर घूम रहे थे उनकी अपेक्षा 85% लोगों को इंडोर वातावरण में रहकर कोरोना हुआ था। क्योंकि वातावरण ये लगता है कि हमें यहाँ सेफ है, लेकिन वातावरण में इतनी वायरस बैक्टीरिया है कि हवा क्रॉस नहीं होती है तो वो घर में ही रहते हैं। बाहर का वातावरण तो फिर भी शुद्ध हो जाता है, लेकिन अंदर का वातावरण बड़ा दूषित रहता है। इसलिए हवन करने के बाद योगाभ्यास करें या घी का दीपक जला के, गोगुल जला के वातावरण को पूरा शुद्ध करें, तब अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम में मुझे 2 सावधानियां विशेष रूप से बतानी है। एक तो बहुत सारे लोग अभ्यास करते हैं, योगग्राम में जब मैं था तो योग प्रचारक में बहुत सारे भाई आए थे उसमें, तो उनका ये कहना था कि हम 2-2.5 घंटे अभ्यास करते हैं जब, तो उससे हमारी जो है ना किडनी फेल हो गई, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया। तो हम लोग कैसे हो गया, बोले मंच पे कराते थे अभ्यास है ना, यूरिन का प्रेशर आता था उसको रोक के रखते थे, तो फिर धीरे धीरे खराब हो गया। 10-12 सालों से अभ्यास कर रहे हैं। तो प्राणायाम के अभ्यास के समय जब भी आपको मलमूत्र का वेग आए, छींक आए, खांसी आए, कुछ भी आए, तो रोकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। आप चाहे मंच पे हैं चाहे कहीं भी हैं, औपचारिकताओं से बचकर अपने शरीर को पहले संवारें, उसको संभालें। औपचारिकताओं के उसमें ज्यादा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं लेकिन खुद की हानि कर लेते हैं। दूसरी सावधानी, श्वास को झटके से बाहर फेंकेंगे तो पेट अंदर जाएगा। बहुत सारे भाई टीवी देखकर जो भी अभ्यास करते हैं, बहुत सारी माताएं बहनें भी पेट को बाहर फेंकना शुरू कर देती हैं, क्योंकि टीवी देखते समय हम अपने अभ्यास को चेक नहीं करते। तो पेट को बाहर नहीं फेंकना है, श्वास को बाहर फेंकना है, पेट अंदर जाएगा कपालभाति के समय। और तीसरी सबसे बड़ी सावधानी, जब भी हम कमर गर्दन सीधी करने की बात करते हैं तो कुछ लोग इसको तान लेते हैं, जबरदस्ती ऐसे खींच देते हैं, छाती को ऐसे तान दिया तो लगता है कमर सीधी हो गई। अब इसमें कपालभाति करेंगे तो धीरे धीरे कमर में समस्या हो जाएगी ना। कपालभाति प्राणायाम कोई छोटा मोटा प्राणायाम नहीं है, ये ऊर्जा का बहुत विस्तृत भंडार है, ऊर्जा को बहुत ज्यादा पैदा करता है। अगर वो ऊर्जा हमने खर्च नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो विकृत हो जाएगी। तो ऐसे कमर को सामान्य रूप से सीधा करके दोनों नितंब आपके जमीन से लगे रहें, तब कपालभाति का अभ्यास करना, खुले वातावरण में करना। जो रोगी हैं तो वातावरण को शुद्ध करके अभ्यास करें। तो ऐसे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के बाद कर लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 30 सेकंड के लिए। कपालभाति प्राणायाम, जिनको माताओं बहनों को मासिक, बस ध्यान में रखना कि मासिक जब आ रखा हो, यानी पीरियड्स जब आ रखे हो तब नहीं करना कपालभाति, या धीमी गति से करना, बिल्कुल धीमी गति से 2 सेकंड में एक बार, है ना। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा पेन होता है तो वो अभ्यास नहीं कर पाएंगी।
और दूसरा जिनको पेट में बहुत ज्यादा अल्सर की समस्या है काफी लंबे समय तक, उनको भी धीमी गति से करना या नहीं करना। डायरिया की समस्या है, लूज मोशन हो रखा है तो भी अभ्यास नहीं करना। पेट में बहुत ज्यादा गैस बनी हुई है ना, गैस बनी है और हार्ट हाई बीपी की समस्या भी है, दोनों चीजें साथ में है, तो उनको भी कपालभाति का अभ्यास नहीं करना। तो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जितनी देर कपालभाति करना था आपको उतना ही देर दुगुना अनुलोम विलोम प्राणायाम करें उतने समय के लिए। जब आपकी समस्या दूर हो जाएगी तो कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों कर पाएंगे। ऐसे कपालभाति हम 10 मिनट करते हैं मान लो, और अनुलोम विलोम भी 10 मिनट करते हैं। लेकिन किसी दिन पेट साफ नहीं हुआ या पीरियड्स आ गए हैं या गर्भावस्था है या दूसरी कोई समस्या हो गई है पाचन तंत्र से संबंध, तो 20 मिनट अनुलोम विलोम ही कर लें। अनुलोम विलोम तो एक ऐसा प्राणायाम है जो योग शास्त्रों में जिसकी जबरदस्त महिमा गान किया है। कहा है कि यदि केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम कितनी उसकी मात्रा रखी, ये सारी चीजें जब आपको एक बार कृषक डायरी के रूप में आप इनको समाहित कर लेते हैं इस डायरी के अंदर, तो आपके खेत का एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। उस रिकॉर्ड के माध्यम से आपको अपनी फसल के विपणन में भी सहायता मिलती है। कभी कोई टीम आपके यहाँ पे अगर चेकिंग पे आती है तो उन्हें भी आप ये डायरी दिखा सकते हैं कि इस डायरी के माध्यम से हम ये चीजें कर रहे हैं। आप हमारा पूरा अपनी फसल का रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आइए हम इस डायरी को कैसे भरना है, इसमें कौन कौन सी बातें सम्मिलित है, इनके बारे में आज हम जानते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जैविक कृषक डायरी है। इसका हम फ्रंट पेज देख रहे हैं। तो फ्रंट पेज पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह जैविक कृषक डायरी और ट्रेनिंग मैनुअल आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको फ्रंट पेज पे भरना है कृषक का नाम, उसकी सामान्य जानकारी कि उनका गांव कौन सा है, तहसील कौन सी है, प्रदेश, विकासखंड, मोबाइल नंबर, किस डेट को उन्होंने अपने ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करवाया था, और समूह जिसका वो सदस्य है, और एक कृषक कोड जो समूह के द्वारा जनरेट किया जाता है। ये सारी चीजें आपको इसमें भरनी है फ्रंट पेज के ऊपर। किसान भाइयों, जब हम इसके सेकंड पेज पर आते हैं तो हमें सारणी मिलती है जिसमें कि इसकी पूरी विषय सूची दी गई है कि इस डायरी में क्या क्या समाहित है। तो सबसे पहले हम जो इसमें दिया हुआ है वो है जैविक कृषक शपथ। किसान भाइयों, जैविक कृषक शपथ भरना इसलिए भी आवश्यक है कि आप अपने खेत के साथ कितने ईमानदार हैं, आप उसमें क्या क्या लगाते हैं। जैसे कि इसमें आपको कृषक के नाम के यहाँ पे भरना है कि मैं, इसमें कृषक का नाम लिखा हुआ है अमर सिंह, पुत्र श्री नाथूराम सिंह जी उनके पिताजी का नाम है। इसमें आपको अपना गांव भरना है, जिला भरना है, और जिस तारीख को आप ये शपथ लेंगे वो आपको वो तारीख भरनी है कि इस तारीख को हमने शपथ ली है। जब आप इस शपथ को पूरा भर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से, अपने ग्रुप के साथ इसके आप वीडियो बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इसमें यहाँ पर किसान का नाम आएगा, यहाँ पर उसके हस्ताक्षर होंगे, साथ में किस डेट को भरा, कौन सा स्थान था जहाँ पर उसने शपथ ली, और समूह का प्रतिनिधि कौन है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर भरनी है। फिर इसके बाद हम डायरी के जो हमें फार्म की जानकारी और कृषक की जानकारी इसमें भरनी होती है, उसके पहले उस पे अध्याय पे आते हैं। जी धन्यवाद आदरणीय तरुण जी। मैं ससम्मान डॉक्टर विनोद भट्ट जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज हमारे जो 180 में 30 दिन से 191 क्लास से 180वीं क्लास तक के जो चीफ योग शिक्षक और चीफ गेस्ट रहे हैं, उन महानुभावों को का प्रस्तुति उनके नाम के साथ धन्यवाद उनका ज्ञापित करने का कष्ट करें। डॉक्टर विनोद भट्ट जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। मुझे ये सौभाग्य मिला है आज कि मैं जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जो योग शिक्षक रहे हैं उनको सम्मानित करूं। तो ये सबको विदित है कि आज 180 दिन पूरे हो चुके हैं। तो 151वें दिन जो हमारे चीफ गेस्ट थे माननीय श्री मान सिंह गुर्जर जी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। योग शिक्षक थे श्री संतोष जी वानखेड़े यवतमाल। 1 तारीख को अर्चना जी, संजय शेलके जी, वेंकटेश नगर शेगांव महाराष्ट्र। और योग टीचर थे सौभाग्यवती वंदना सुनील शेगावकर जी,
बुल्ढाना महाराष्ट्र। 2 तारीख को चीफ गेस्ट थे महेंद्र आवरे जी नासिक महाराष्ट्र से, और संगीता कापसे जी महाराष्ट्र से ये योग शिक्षक थी। 3 तारीख को एडवोकेट अजय जी तलहार औरंगाबाद महाराष्ट्र से थे चीफ गेस्ट, और डॉक्टर प्रज्ञा अजय तलहार जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से ये योग शिक्षक थे। 4 तारीख को कुमारी कल्याणी जी महानराव अमरावती महाराष्ट्र से, और सोनाली एम दलवी ये भी शिरगांव महाराष्ट्र से। 5 तारीख को जयश्री भानकर जी भंडारा महाराष्ट्र, और कलावती मलेवार जी भंडारा महाराष्ट्र से। 6 तारीख को श्री किशन भंवर जी नांदेड़ महाराष्ट्र, और श्री सीताराम सोनटक्के जी नांदेड़। 7 तारीख को श्री अमरेंद्र कुमार मधेपुरा बिहार से, और श्री सतीश कुमार पश्चिम चंपारण बिहार से। 8 तारीख को श्री सीताराम सोनटक्के जी नांदेड़ महाराष्ट्र से, और श्री किशन भंवर जी नांदेड़ महाराष्ट्र से। 9 तारीख को डॉक्टर विजय शंकर दुबे छपरा बिहार, और श्री दयानंद उपाध्याय जी पटना बिहार। 10 तारीख को 161वें दिन स्वाति जी डेराबस्सी पंजाब, और श्री भरत गुप्ता जी जो अभी यूएसए में हैं, योगी सत्यानंद जी भी इनका नाम है। अगले दिन 11 तारीख को रिंकू दास जी तिनसुकिया आसाम से, और कविता पद्माकर जी जिला भंडारा महाराष्ट्र से। 12 तारीख को सीमा अग्रवाल जी ये डिब्रूगढ़ से हैं आसाम से, और गिरधर देशमुख गायत्री परिवार अमरावती महाराष्ट्र से। 13 तारीख को नीतू गोस्वामी जी ये सेंट स्टीफन हाई स्कूल आसाम से, और ज्योति शेलके जी महाराष्ट्र पूर्व महाराष्ट्र से। 165वें दिन श्री राजू पाटिल नांदेड़ महाराष्ट्र से, और सौभाग्यवती रानी पाटिल नांदेड़ महाराष्ट्र से। इसके 15 तारीख को अरविंद कुमार गौड़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, और वीरेंद्र कुमार सिंह जी भूली धनबाद झारखंड से। और अगले दिन 16 तारीख को विलास जी पाली कोंडावर यवतमाल महाराष्ट्र से, और अमित दुबे जी होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। और 17 तारीख को श्री सुधीर जी आसटकर अमरावती महाराष्ट्र, रंजना केणीकर जी यवतमाल महाराष्ट्र से। कविता जी अगले दिन कविता पद्माकर भंडारा महाराष्ट्र से, और संगीता गोनभेड़े जी ये महाराष्ट्र पूर्व से, मचारणा महाराष्ट्र पूर्व से। 170वें दिन ओंकार नाथ जी पलामू झारखंड से, और सौभाग्यवती लक्ष्मी पटले लाखनी भंडारा महाराष्ट्र से। 171वें दिन प्रीति ताई जी महाराष्ट्र से, और विठल सोलंकी जी हिलोंगी महाराष्ट्र पूर्व से। अगले दिन सौभाग्यवती माधुरी प्रकाश बांडे यवतमाल महाराष्ट्र से, और सौभाग्यवती रंजना किनीकर जी यवतमाल महाराष्ट्र से। 173वें दिन श्री दिनेश जी राठौड़ यवतमाल महाराष्ट्र से, और सौभाग्यवती माधुरी ताई प्रकाश जी बांडे यवतमाल जिला महाराष्ट्र से। श्री प्रहलाद जी सुल्ताने शेगांव महाराष्ट्र, और श्री कल्पनाताई चांदेवर लाखनी भंडारा महाराष्ट्र से 174वें दिन। और 175वें दिन श्री चतुर्वेदी मिटकरी बुल्ढाना शेगांव महाराष्ट्र से, और श्री संतोष जी शिरसाट महाराष्ट्र से। 176वें दिन श्री मोहन गोटीराम जी पिंपले शेगांव जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से, और श्रीराम पद्मावार जी यवतमाल महाराष्ट्र से। 177वें दिन आदरणीय राम प्रसाद पटेल जी पाटन जबलपुर से, और श्री हरलाल कुशवाहा जी जबलपुर मध्य प्रदेश से। 178वें दिन सौभाग्यवती राजकुमारी जी भट्ट शेगांव बुल्ढाना महाराष्ट्र से, और सौभाग्यवती संगीता जी दलवी बुल्ढाना महाराष्ट्र से। श्री
अगले दिन एक श्री दीपक जी शेगांव महाराष्ट्र और श्री टोलीचंद जी पारधी भंडारा महाराष्ट्र से। और आज जो 180वां दिन है उसमें आज मुख्य अतिथि पूज्य स्वामी आनंददेव जी महाराज पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से और आचार्य रोहित जी पतंजलि योगग्राम से आज योग शिक्षक रहे हैं। तो मैं इन सभी का आभार प्रकट करता हूँ और सभी को इनके बहुमूल्य समय और जो इन्होंने सेवा भाव से जो ये कार्यक्रम में भागीदारी दी है उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का सहयोग इसी तरह से आगे भी हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी। और जैसा कि आपने हमारे योग शिक्षक और चीफ गेस्टों का सम्मान किया, इन्हीं की वजह से ये हर कार्यक्रम चल रहा है। सबको सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको संबोधन करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। आज हम अर्धवार्षिक कक्षा में जो आए हैं वो परम पूज्य बाबा रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज की कक्षा में हम आए हैं। और इस कार्यक्रम में किसानों से जो सीधी बात हुई और उनसे वार्तालाप का जो अध्ययन हम लोगों ने किया है उसको हम साझा करते हैं। हमारे करीबन 1400 से अधिक किसान पीजीएस के लिए पंजीकृत हुए हैं और उन्होंने कई प्रकार की फसलों की जैविक उपज की है। मैं मुख्यतः मार्केटिंग से संदर्भित बात करना चाहता हूं। उन्होंने जिसमें वो उत्पाद के है तो उसमें गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि अनाज है, मूंग, उड़द, तुअर आदि दलहने हैं, तिल्ली, मूंगफली, अलसी, सोयाबीन आदि तिलहने हैं, गन्ना, बासमती, लेमन, ग्रास, लहसुन आदि नगद फसलें हैं, कई प्रकार के फल है, कई प्रकार की सब्जियां है, पशुओं के चारों का भी उन्होंने उत्पाद किया है, तुलसी जैसी प्रमुख दवाइयों का भी उत्पाद किया है और मैरीगोल्ड जैसे फूलों का भी उत्पाद किया है। मुझे हर्ष है कि हमारे किसानों ने सभी प्रकार के फसलों का पीजीएस प्रमाणीकरण के लिए उत्पाद किया है। किसानों से पूछा गया था कि पीजीएस प्रमाणित माल कहाँ बेचोगे। इस सवाल का जवाब किसानों ने दिया है कि लोकल मार्केट से लेकर एक्सपोर्ट करने तक। ज्यादातर किसानों ने बताया है कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है परिवार को जैविक आहार दिलाना और उन्हें कैंसर, किडनी, हृदय रोग आदि बीमारियों से बचाना। साथ ही कई साथियों ने स्थानीय लोगों से कांटेक्ट करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से, प्राइवेट मंडी पहचान के लोगों को के माध्यम से अपने माल को बेचने की मंशा भी सादर की है। कुछ साथियों ने तो हम मार्केट ढूंढेंगे ऐसा आत्मविश्वास भी दर्शाया है। हमें हमारे अध्ययन से पता चला है कि मार्केटिंग के लिए उपयुक्त जैविक पोर्टल की जानकारी भले ही 34% लोगों को है, किंतु बाकी किसानों ने उसे सीखने की और उसके द्वारा मार्केट यातायात समझने की मंशा व्यक्त की है, अपेक्षा व्यक्त की है। निश्चित यह आशा का किरण है। साथ ही 60% लोगों ने अपनी उपज समूह बनाकर बेचने के जो इच्छा व्यक्त की है और जो बिचौलों के चंगुल से निकलकर सीधे व्यापारियों के साथ में बात करने की, ग्राहकों के साथ बात करने की जो डिजायर उन्होंने दी है और इससे निश्चित ही किसानों को ज्यादा मुनाफा प्राप्ति का अवसर प्रदान होगा, इसमें हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। पीजीएस प्रमाण पत्र का उपयोग कैसे करोगे, इस सवाल पर किसानों ने हमें कई प्रकार का उनका आत्मविश्वास बढ़ाने वाले जवाब दिए हैं। किसानों का कहना था, हम जैविक ग्राहकों की खोज करेंगे, जिले में प्रचार करेंगे, पीजीएस और जैविकता की अवेयरनेस बढ़ाएंगे, जैविक खरीदारों को ढूंढेंगे, हम समूह में निर्णय करेंगे, सभी खरीदारों को पीजीएस प्रमाण पत्र बताएंगे, अच्छे दाम देने वालों को ही बेचेंगे। यदि सरकार जैविक को उचित दाम देती है, मतलब एमएसपी से ज्यादा अगर दाम देती है तो उसे बेचेंगे। पैकिंग, ग्रेडिंग और ब्रांडिंग करके बेचने का हम निर्णय करेंगे। इस तरह के उनके कदम निश्चित ही किसानों का और हम सबका आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हैं। 25% किसानों द्वारा वैल्यू एडिशन
की बात जब पूछी गई तो उन्होंने बोला कि हम जरूर करेंगे, क्योंकि निश्चित ही इससे हमको लाभ होगा। और उन्होंने बताया कि हमारी भूमिका अब सिर्फ किसानों की नहीं है, बल्कि हमें प्रोसेसर और ट्रेडर के रूप में व्यावसायिक बनकर अधिक मूल्य कमाने का अवसर प्राप्त करना है। गेहूं का आटा तथा दलिया बनाना, गन्ने से गुड़ तथा जगेरी का उत्पाद करना, दाल चावल गेहूं आदि को ग्रेडिंग, पैकिंग और ब्रांडिंग करके बेचना, तिलहनी फसलों से जैविक तेल निकालना, फलों से विभिन्न उत्पाद बनाना तथा जैविक फल सब्जियों को ग्रेडिंग, पैकिंग, लेबलिंग के साथ में मार्केट में बेचने की उनकी मंशा किसानों की आय दुगुनी करने में निश्चित ही सहायक होंगी। बाजार से जुड़े हुए सवालों के जवाब में किसानों ने कुछ अपेक्षाएं भी व्यक्त की है, जैसे कि समय समय पर उन्हें जैविक मार्केट की जानकारी मिले, नई बाजार संभावनाओं का पता चले, विभिन्न ग्राहक संस्थाओं से जुड़ने का पता चले, पतंजलि के प्रोडक्ट मार्केटिंग टीम से उन्हें मार्गदर्शन मिले, वैल्यू एडिशन के विभिन्न कदमों का और एक्सपोर्ट करने का, ऑनलाइन मार्केटिंग करने का प्रशिक्षण मिले। साथ ही उन्होंने अपेक्षा की कि जैविक बीज, जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों को समयोचित स्थान स्थान पर यदि उपलब्ध किया गया और खरपतवार नियंत्रण में मजदूरों पर जो आज अवलंबन है उसे अगर कम किया गया तो निश्चित ही जैविक खेती और योगाहार बढ़ाने में उनकी मदद होगी। महानुभावों एवं सभी साथियों, मार्केटिंग से जुड़ा किसानों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया यह अध्ययन निश्चित ही बहुत आशादायी है। यह किसानों में जैविक खेती एवं जीवाहार के प्रति बड़ी जागरूकता का द्योतक है। केवल उत्पादक न रहते हुए व्यावसायिक बनने की उनकी आकांक्षा दर्शाता है तथा किसानों की आय दुगुने से भी ज्यादा बढ़ाने का उनका आत्मविश्वास निश्चित ही दर्शाता है। और इसके द्वारा उनके परिवार के ही नहीं बल्कि समाज की, देश की और पूरे विश्व को जहर मुक्त बढ़ाना है, उसके संदर्भ में उनका दिशा में बढ़ने वाला जो कदम है यह मील का पत्थर साबित होगा। विश्व बंधुता की भावना से विश्व कल्याण करने वाले जीवाहार के यह कदम निश्चित ही जो भारत माता आज विश्व गुरु तो है, कल विश्व शक्ति बनेगी, इसमें हमें कोई संदेह नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय पवन सर के नेतृत्व में आयोजित यह संचालन समिति के प्रति धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को मैं विराम करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपके पुरुषार्थ को नमन। आपका सहयोग, आपकी सहभागिता प्रार्थनीय है। अब मैं आमंत्रित करता हूं अविराज जी और अक्षय जी को कि वो हमारे सफल कृषक पुरुषोत्तम सिद्धपुरा जूनागढ़ गुजरात का वीडियो प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जूनागढ़ गुजरात भारत। मैं देश के किसानों को एक संदेशा देना चाहता हूं कि मैंने जो 18 साल से गाय के गोबर और गौमूत्र से जो प्राकृतिक कृषि करी है, तो उसमें जो भी कई भी समस्याएं आई है तो उसका निवारण किया है। रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर की जो समस्या थी उसका भी निवारण किया है। आज ये आप देख रहे हैं, ये हमारी पूरी जैविक 18 साल से जैविक कृषि का जो माहौल है उसमें 3 साल से ये अमरूद लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतनी मात्रा में ये जो अमरूद है वो लगे हुए हैं। तो मैं एक संदेशा देना चाहता हूँ कि हमारे बिहार में भी रवि आदित्यनाथ करके पतंजलि ट्रस्ट में जो काम कर रहे हैं, तो उसने ये सब चीज़ देखी है। तो वो बोले कि हमारे किसानों को ये संदेशा और सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं ये रवि आदित्यनाथ से उसके साथ मिलकर हम काम करना चाहते हैं और भारत के लिए बहुत बड़ा किसानों के लिए काम करना है। तो ये जो कृषि देख रहे हैं, तो हमने सोचा कि भाई गाय अपने आंगन में रख के गाय के आधार पर कृषि करें। सामाजिक क्षेत्र में जो जीवन जी रहे हैं उस तमाम जीव सृष्टि उसको हम जहर मुक्त जीवन, प्रदूषित पर्यावरण को, नेचुरल जंग से जो पर्यावरण है तो उसको बचाएंगे तो कैसे हो सकता है। तो ये हमने एक पहला नाम दिया है गाय आधारित कृषि। इससे पहले गाय अपने आंगन में, इसके बाद ये पूरा भारत है, इसके जो मानव संस्कृति है वो जहर मुक्त जीवन कैसे जिए। तो ऐसे हमको कृषि में जो भी नए बदलाव आए हैं, टेक्निक आई है, ये जो कई प्रकार के रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर की शोध हुई है, लेकिन ये इसका उपाय नहीं है। हजारों लाखों साल से कृषि हो रही है, जब फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं थी, बहुत अच्छी कृषि हो रही थी और पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व जहर मुक्त जीवन भी जी रहा था और जीवों की रक्षा भी हो रही थी।
तो हमको एक देश को इसकी ओर लेके जाना है। तो कैसे जाएंगे? तो पहले हमें भारतीय गौवंश को बचाना है। इसके बाद जो कृषि का ऋषि है, जो कृषि कर रहा है, जो इसको ऋषि का दर्जा मिला है, उसको जैसे देश की रक्षा के लिए हमें सैनिकों की एक फौज तैयार की है, तो हमारा पूरा देश सुरक्षित है। तो इस देशवासियों को सुरक्षित और निरोगी रखने के लिए जो कृषि कर रहे हैं, ऐसे कृषि योद्धा को कृषि सैनिक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ये जो हमने आगे अभी बात की है कि कृषि कैसे की जाए, तो ये जो हमारा डेवलप किया हुआ एनारोबिक सिस्टम है, जो हर एक खाद को, जैसे हम देसी खाद को खेत में डालते हैं, बायोमास डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि जमीन के अंदर रहने वाले जो जीव है वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से वो मर गए हैं। जितनी मात्रा जमीन के अंदर, भूमि के अंदर होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो अब हम क्या, तो इसको जो भी खाद डालेंगे तो उसको खाने के बाद वो अपना लव्य स्वरूप बनाएंगे, प्रवाही स्वरूप बनेगा, तब कोई भी पौधा इसका खुराक ले सकता है। तो वो अभी खेत के अंदर जो पूरे भारत की कृषि का बदलाव आ गया है, जितनी मात्रा में जो प्रोसेस करने वाले जो जीव है उसकी कमी आ गई है। इसलिए हमने ये गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, चावल का धोया पानी और गाय की छाछ, वो 5 चीज डालते हैं। इसके बाद ये जो 5 क्यूब मीटर का प्लांट है, आउटपुट में 5 क्यूब मीटर हर रोज प्रवाही स्वरूप में जो खाद देता है, एकदम बिल्कुल प्रवाही और लव्य स्वरूप में 100 से ज्यादा एलिमेंट के साथ जो डाला हुआ गोबर है वो ऐसा प्रवाही खाद बना के देता है। वो ड्रिप इरिगेशन के जरिए पूरे खेत में जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम आगे भी आपको वीडियो और मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद आदरणीय अक्षय जी, अविराज जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मुनीलाल जी, इनकी पुरुषोत्तम जी की एक वीडियो और है गौशाला की, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। स्वागत है। देख ले बाद में। सुरभि, सुधा, अमृता, पाडवी, आओ। नमस्ते। गौ क्रांति की जन्मभूमि जामका से मैं पुरुषोत्तम सिद्धपरा। मैं पिछले 18 साल से ये गिर गायों का पालन कर रहा हूँ। हमारी संस्कृति में गाय पहले जंगल में चरती थी, विविध प्रकार की औषधियाँ खा के आती थी घर पे, और इसका दूध है वो लोगों को जो मिल रहा था। ये जो नेचुरल दूध है इसकी ताकत बहुत बड़ी थी कि जो इंसान को हेल्दी रखती थी, बच्चे को हेल्दी रखती थी, और जो माँ है अपने बच्चे को जन्म देती है वो प्राणवान प्रजा निर्माण हो, इसलिए गाय को लड़की के साथ इसको करियावर में दिया, इसको शादी के समय दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? कि इसकी दूध पी के बच्चा है वो हेल्दी और ब्रेन पावरफुल वाला सशक्त हो जाएगा। इसीलिए हमारी परंपरा थी कि बेटी को ससुराल जाते समय गाय दिया करते थे। गाय की खुराक जो हमारे घर में तैयार होती थी वो देते थे। अभी ज्यादा गाय चरने को नहीं जाती है, बहुत खेतों में, फार्म हाउस में, घर पे बंधी रहती है। तो गाय को भी औषधों की जरूरत है। उसका औषध देने के बाद जो दूध मिलता है वो अमृत के समान है। अभी जो आपने आगे देखा उसमें शतावरी, अश्वगंधा, विदारीकंद, जेठीमध, कौचा, आंवला जैसा और जयवंती, इन चीजों का पाउडर बना के हर रोज 50 ग्राम गाय के जो दूध निकालने के समय इसका जो दान तैयार होता है इसके अंदर दिया जाता है। इसका दूध है वो हम यहाँ से सप्लाई करते हैं। उस दूध में से घी बनता है। तो औषधि गुणवत्ता वाला जो दूध बनाना चाहिए, लोगों की हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए। आने वाले भविष्य जो हमारा नया भारत निर्माण हो रहा है, तो आने वाली पीढ़ी को हम कैसे मजबूत करें,
हमारा धर्म समझ के, जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था कि बच्चे को भरपूर मात्रा में दूध, घी, दही सब पिला दिया था, तो हम इस समय में जो गाय रखते हैं वो कृष्ण के अंश में वो काम कर रहे हैं। तो गाय को औषधि देके इसका दूध तैयार करें और जो देश की जनता है उस तक पहुंचना चाहिए। वही दूध से हमारा आने वाला भविष्य है वो मजबूत बनेगा। अस्तु, भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय विराज जी, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपने दिखाया। मैं श्री कुलदीप पुनियाल जी का मार्केटिंग का वीडियो प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो भी प्रस्तुत करें। आवाज पहुंच रही है? अबराज जी दिखा पा रहे हैं? मुनीलाल जी, मैं क्षमा चाहूंगा, अभी मैं पहले मान सिंह गुज्जर जी की वीडियो चला देता हूँ, उसको कुलदीप पुनियाल जी की वीडियो हम लास्ट में दिखा देंगे। अभी चलिए, वो कोई बात नहीं, दिखाइए। मान सिंह गुर्जर जो जिला होशंगाबाद के कृषक है, उनका वीडियो दिखाने का कष्ट करें। जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। यह हमारे यहाँ की देसी लौकी है जो 7 फीट लंबी लौकी होती है, और यह लौकी मैं पूजनीय श्री रामदेव जी महाराज एवं पूजनीय बालकृष्ण जी महाराज पतंजलि योगपीठ को भेंट करना चाहता हूँ। और यह हमारे यहाँ की जहर मुक्त, रासायन मुक्त, कीटनाशक मुक्त देसी 7 फीट की देसी तुरई, यह 3.5 फीट लंबी होती है। अभी ये 1.5-2 फुट के आसपास है, अभी ये 2-2.5 फीट और लंबी होगी। यह हमारा यह पूरा नेचुरल तरीके द्वारा उत्पादित यह देसी गिलकी जो 3 फीट लंबी होती है। वीडियो कैसे रामदेव धन्यवाद आदरणीय विराज जी। मैं श्री भुवनेश्वर राय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। श्री भुवनेश्वर राय जी। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। ओम नमस्कार। आज इस अर्धवार्षिक दैनिक योगाहार क्लास में आप सभी महानुभावों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मुझे आज तकनीकी पहलुओं पर, खेती के तकनीकी पहलुओं पर बात करने की लिए बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 6 महीनों में जो ये कार्यक्रम चला, उसमें पहले योगा से शुरू हुआ, लेकिन बाद में चल करके फिर किसानों की ये समस्याएं आने लगी कि हम जैविक खेती को कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, उसके लिए कैसे खेत की तैयारी करें, क्या खाद डालें, ये सारी समस्याएं उसमें निभर करके आया। और उसी के हिसाब से फिर एक बहुत बड़ा वेबिनार समय समय पर हमारे पतंजलि कार्यक्रम के अंतर्गत बड़े साइंटिस्टों के द्वारा जो उस कार्यक्रम को संपादित किया गया। इस तरह से जितने भी 6 महीने में हमारे किसानों की जो समस्याएं आई, उनका निराकरण हम लोगों ने किया। आज चूंकि समय हो गया है, मैं इस पर बहुत ज्यादा तकनीकी पहलुओं पर बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना किसान भाइयों से जरूर निवेदन करूंगा कि जो भी मेरे किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं वो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। वो आगे बढ़ रहे हैं
और वो समाज सेवा के साथ साथ देश सेवा भी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उनका जो आर्थिक डेवलपमेंट है वो भी बढ़ रहा है। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो निसंकोच को छोड़ दें और जैविक खेती को करना शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो ही शुरू करेंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैविक खेती में बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस शुरुआत में आपको ऐसे खेत का चयन करना है जिसमें आप जैविक खाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपके खेत में है, उसमें आप शुरुआत कर लें। उसकी मिट्टी की जांच करा लें, उसका ऑर्गेनिक कार्बन देख लें जरूर कि करीब 0.7 से 1.2 के आसपास, मतलब 1 के आसपास का रेंज का हो जाए। और निश्चित रूप से जब आप उसमें जैविक खाद डालते रहेंगे, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, खलियों की खाद, ये सब जब डालते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका खेत आगे बढ़ जाएगा और उसमें आप शुरुआत कर लेंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण होता है खेती के मामले में। आप बीज का शोधन जरूर करें, उसके लिए मैं समय समय पर आता हूं और भी हमारे वैज्ञानिक लोगों ने बताया, बहुत चर्चा नहीं करेंगे। खेत की तैयारी आप में इस समय तो खैर जाड़े की सीजन आ गया, लेकिन गर्मियों में आप निश्चित रूप से गहरी जुताई जरूर करें। उससे फायदा ये होता है कि जो हानिकारक कीड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं, और जो एक सतही जुताई होती रहती है उसके नीचे एक हार्ड पैन बन जाता है। इसलिए कभी कभी समय समय पर गहरी जुताई कर लेना चाहिए, जिससे वायु का संचार, जल धारण करने की क्षमता बढ़ती रहती है, और ये ऑर्गेनिक खेती में बहुत जरूरी है। इसके अलावा बीज शोधन आप कर लें, बीज का सिलेक्शन भी कर लें। आप किसी भी बीज का सिलेक्शन कर सकते हैं, वो हाइब्रिड भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि हाइब्रिड में न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा देनी पड़ती है, तो उस हिसाब से आपको मैनेजमेंट करना होगा कि आप जैविक खाद के अलावा आपको जैव उर्वरक भी डालना होगा, और जैव उर्वरक के बारे में भी मैं काफी कुछ इसमें बता चुका हूं। सिंचाई में भी आप विशेष ध्यान देंगे। कभी भी जैविक खेती या किसी भी प्रकार की खेती में सिंचाई में पानी ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। पानी लगाने से वायु का संचार रुक जाता है, और जो पौधों का न्यूट्रिशन मिलना होता है वो जो अपटेक करते हैं पौधे वो नहीं कर पाते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो सिंचाई पर भी आपका विशेष फोकस होना चाहिए। इसी के साथ मैं आगे, चूंकि समय हो गया है, भी कुछ और वक्ताओं को बोलना है, इसलिए मैं फिर समय समय पर कार्यक्रम को संपादित करते रहते हैं हम लोग, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भुवनेश्वर राय जी। मैं मुनीलाल जी जी अभी क्या मैं वो वीडियो चला सकता हूँ या बाद में ही चलानी है? फिर बस आप म्यूट हो रहे हैं अभी। जी चला दीजिए कुलदीप जी का। ठीक है, स्वागत है। शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। जी आदरणीय ओम जी जब तक जी जी अभिराज जी आदरणीय मैं अभिराज जी और मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं आज आपके सामने जो जैविक किसान हैं, जैविक उत्पादक हैं, उनकी विपणन व्यवस्था के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। मैं आपको जैविक उत्पादकों के सामने जो विपणन की जो व्यवस्था है, विपणन व्यवस्था
को संचालित करने के लिए, शुरुआती दौर में संचालित करने के लिए मैं आपको 2-3 कदमों के बारे में बताना चाहता हूँ कि 2-3 कदम अगर आप उठाएंगे तो आपको आगे जाकर जो है अपनी विपणन व्यवस्था को बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसमें पहली बात जो है इसमें यह है कि आप अपने जो आपका ग्राम स्तर पर जैविक समूह है, जैविक समूह में बैठ करके अपने उत्पादन की हर फसल का उत्पादन, कितना उत्पादन आपका हुआ है और कौन कौन सी फसलें आपकी हैं, उनके बारे में ब्यौरा तैयार करें। और इस ब्यौरा को आप जो अन्य क्षेत्र में जितने भी आपके जैविक उत्पादक समूह बने हैं उनकी एक बैठक आयोजित करें। उन बैठक में उन सभी समूहों को बुलाएं और उसमें अंदाजा लगाएं कि आपके पास जो है बैठक में जो है आप ये अंदाजा लगाएं कि आपके पास कितना उत्पादन है, कौन कौन सा उत्पादन है, कौन कौन से उत्पाद हैं आपके, कितना उत्पादन उसका है, कितनी मात्रा में आप उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी आज आपको विपणन व्यवस्था की जरूरत है। तो एक समिति जरूर बनाएं आप, एक क्लस्टर लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन जरूर बनाएं जिसको हम एफपीओ भी बोलते हैं। एक 10-15 जो गांव में जो आपके समूह फैले हुए हैं उन समूह को मिला करके आप एक समूह जो है फेडरेशन का गठन करें, एफपीओ का गठन करें और उस एफपीओ को जिम्मेदारी दें विपणन व्यवस्था के लिए। तीसरा कदम आपको जो उठाना है, जो आपकी क्लस्टर स्तरीय समिति है वो समिति जो है स्थानीय प्रशासन से तालमेल उठाए। तालमेल उठाने की उनके साथ वो बैठक आयोजित करें और उनके जो लाइन डिपार्टमेंट है, चाहे कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, उनके साथ बैठ के बातचीत करें और जो उनके संसाधन है जो आपकी जरूरत से मेल खाते हैं, आपकी विपणन व्यवस्था में जिन चीजों की जरूरत है उनको उनके सामने रखें और ताकि वो उनकी योजनाओं से लिंक हो सके। उसके बाद आप अपना अगले जो आपका कदम होगा, अपना एक स्थानीय स्तर पे हाट लगाएं। उस हाट में अपने उत्पादों को लाएं, सब आपस में बैठ करके सारे जो आपके जैविक उत्पादक समूह हैं और जो उससे जुड़े हुए किसान हैं उनके उत्पादन का आप अंदाजा लगा करके उसको जो है दैनिक रूप से, साप्ताहिक रूप से अपने हाट में लाएं और उससे अपने ग्राहकों को आकर्षित करें और अपना एक प्रेजेंटेशन उस हाट में लगाएं। उसके बाद आप अपना जो है उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जो आपके उनका पूरा डेटाबेस बना करके अपने जो भी ग्राहक आपके पास आते हैं ग्राहकों का डेटाबेस बना करके उसके बाद आप उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपना जो है उनकी डिमांड की पूर्ति करने की कोशिश करें। और उसके बाद जो है आप अगला कदम में आप ये कर सकते हैं कि अपने जो लोकल जो आपका प्रशासन है उनके साथ मिल करके अपना एक जो है आउटलेट लगा सकते हैं। तो आप 4-5 कदमों को अगर आप इनिशिएट शुरू करेंगे धीरे धीरे करके तो आपको आगे जाकर जो है बाजार का पता लगेगा, विपणन व्यवस्था का पता लगेगा और आखिरकार आप जो है एक अपने उत्पादों को बेचने में आपको आसानी होगी और आपको एक समझ बनेगी। तो आप इन कदमों को एक बार शुरुआत कीजिए, शुरुआत करने से आपको लगेगा कि आपको रास्ते दिख रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस तरह के कदम जरूर उठाइए, आपको जरूर लाभ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अभिराज जी। मैं आदरणीय करण त्यागी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और ओसीसी और पीएफएसपी के ऊपर सोशल मीडिया पर अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें। आदरणीय करण जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ओम सभी को। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम करण त्यागी है। मैं सोशल मीडिया साइट्स को हैंडल करता हूँ। पीएफएसपी पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम और डीवाईएमटी दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के जो सोशल मीडिया साइट्स हैं। मैंने एक पीपीटी बनाई है, इसके माध्यम से मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि हम इन साइट्स पे क्या क्या चीज़ें अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले फेसबुक पेज है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट का, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सेंटर। इस पे हम डेली मॉर्निंग योगार प्रोग्राम की जो भी डेली मॉर्निंग में योगा प्रोग्राम होता है इसके फोटोज और वीडियोस को भी अपलोड करते हैं। उसके बाद इस पर हम पीजीएस ग्रुप मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज के फोटोज और वीडियोस जो हमारे पास होते हैं उसको भी अपलोड करते हैं। पीजीएस प्लेज फोटोज एंड वीडियोस जो किसान भाई जैविक खेती करने के लिए शपथ लेते हैं उसके फोटोज और वीडियोस हम इस पर अपलोड करते हैं। फिर यूट्यूब चैनल है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सेंटर। इस यूट्यूब चैनल पर भी हम पीजीएस प्लेज वीडियोस, वेबिनार रिकॉर्डेड वीडियोस जो हमारे वेबिनार चलते रहते हैं उनकी जो वीडियोस हम रिकॉर्ड करते हैं वो इन चैनल्स पर हम अपलोड करते हैं, जिससे किसान भाई जिस किसी की छूट जाए तो बाद में देख सकते हैं। योगार प्रोग्राम वीडियोस जो योगार के प्रोग्राम की रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं या फिर डेली जो प्रोग्राम होते हैं मॉर्निंग में उनकी जो वीडियोस हम रिकॉर्ड करते हैं वो भी हम इन पर अपलोड करते हैं। योगार
यात्रा वीडियोस जो कि हमारे शेगांव में हुई थी या फिर होती रहती है फील्ड में, तो वो भी हम इस पर अपलोड करते हैं। फिर फेसबुक पेज है पतंजलि फार्मर समृद्धि का, इस पर हमने आरपीएल एंड जीएफजी मोबिलाइजेशन पिक्चर्स जो हम अपलोड करते हैं इस पर, और आरपीएल ट्रेनिंग एंड असेसमेंट पिक्चर्स हैं जो हमने 1023 प्लस बैचेस की इस पर अपलोड कर चुके हैं अभी तक। फिर हम ग्रुप ट्रेनिंग एंड असेसमेंट पिक्चर्स भी इस पर अपलोड करते हैं, जैसे कि हम इस पर अभी तक 750 बैचेस की पिक्चर्स अभी तक अपलोड कर चुके हैं। सर्टिफिकेट सेरेमनी पिक्चर्स जो हमारी सर्टिफिकेट सेरेमनीज होती हैं तो वो उनकी पिक्चर्स हम अपलोड करते हैं। डेली मॉर्निंग वार प्रोग्राम पिक्चर्स इस पर अपलोड करते हैं, और पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं अभी तक वो भी फेसबुक पेज पर आप जाकर देख सकते हैं। इन सभी चैनलों और पेजेस का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पे जाकर हमारे फेसबुक पेजेस को और यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट अटैच करे हैं जिनमें आप देख सकते हैं शेगांव यात्रा वीडियोस है, और यहाँ पर किसानों की मीटिंग करी गई है युगाहार यात्रा और जैविक खेती करने की तैयारी के लिए, और फिर ट्रेनिंग और असेसमेंट का एक स्क्रीनशॉट है जो हमारे जीएफसी में हुआ था। युगाहार ये पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम का यूट्यूब चैनल है, उस पर हम पीजीएस के लिए वीडियोस भी अपलोड करते हैं, वेबिनार रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड करते हैं, युगाहार प्रोग्राम वीडियोस अपलोड करते हैं, और एग्रीकल्चर फार्मिंग रिलेटेड वीडियो जो आती रहती है या फिर यहाँ पर हम करते रहते हैं अपने आरसी में एग्रीकल्चर रिसर्च कैंपस में, उसके रिलेटेड हम सब वीडियोस इस पर अपलोड करते रहते हैं। तो मैं आप सभी को इन पेजेस के और चैनल्स के लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप विजिट करके वहाँ पे देख सकते हैं। धन्यवाद मेरी इतनी प्रेजेंटेशन आप सभी को। धन्यवाद आदरणीय करण त्यागी जी, आपने बहुत ही सोशल मीडिया का जो प्रस्तुतिकरण किया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अक्षय जी एवं अविराज जी को कि वो आए और 180 दिन का अपडेट ऑनलाइन आप प्रस्तुतिकरण करने का कष्ट करें। आदरणीय अविराज जी, अक्षय जी। सर ओम सभी को, जितने भी हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम हुए हैं या जितने भी 180 दिनों की जो हमारी योगाहार की यात्रा भी चली है, योगाहार के जो कार्यक्रम चले हैं, इन सभी को ऑनलाइन वेबिनार तो डेली हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जितने भी हमारे वेबिनार हुए हैं या 180 दिनों में जितने भी वीडियो चले हैं, मैं आपको एक बार उनका दायरा बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वेबिनार जितने भी हमारे हुए हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे कितने वेबिनार जो हम अभी स्क्रीन शेयर हो रही है जी, अभी नहीं हो रही है। अच्छा, तो ये वेबिनार की कुछ लिस्ट है। हमारे 40 वेबिनार जो अभी पीछे लॉकडाउन चला था उसमें भी रहे थे और उसके साथ साथ चल भी रहे हैं जो भी हमारे वेबिनार हैं। जैसे कि सबसे पहले सौरभ सर ने कराया था, रवि आदित्य सर ने, भुवनेश्वर सर ने, और फिर मुनीलाल यादव जी ने बताया था। वेबिनार के टॉपिक है कि किस किस टॉपिक पे उन्हें बताया था और किस किस डेट में बताया था। ये हमारे पास 40 वेबिनार की लगभग हमारे पास लिस्ट है। उसके साथ साथ हमने गूगल फॉर्म क्रिएट किए हैं किसानों को फायदा देने के लिए। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि हमने जो वेबिनार गूगल फॉर्म के लिए किए थे, जो टॉपिक था प्रोवाइड सॉल्यूशन सीड रिलेटेड प्रॉब्लम थी किसी की, जो बीज संबंधित जिसकी भी खेती से प्रॉब्लम थी उनको सोल्व करने का प्रयास किया था। उसके बाद हमने एक वेबिनार जो किया था मार्केटिंग रिलेटेड चैलेंजेस जितने भी फार्मर्स के होते हैं उसको सोल्व करने का हमने एक प्रयास किया था। गूगल फॉर्म के माध्यम से हमने उनकी जानकारी ली थी। उसके बाद हमने एक वेबिनार किया था जो कि सफल भी रहे हैं अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हमने प्रोडक्शन रिलेटेड जितने भी हमारे चैलेंजेस होते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस फार्मर को दिखते हैं, फार्मर के जो जो क्वेश्चन थे हमने उन क्वायरी को सोल्व करने की बेहतर प्रयास किया है। उसके बाद पेस्ट इंसेक्ट्स एंड पेस्ट रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस होते हैं उनको हमने एक तरीके से निपटाने का प्रयास किया है। उसके बाद हमारा इरिगेशन सॉल्यूशन जो डेटाफेम के द्वारा ये वेबिनार आयोजित किया गया था 4 तारीख में, तो उसको भी अच्छे तरीके से बताया गया था। तो इसमें टोटल रिस्पॉन्स कितने रहे हमारे, कितने गूगल वेब ये हमने फॉर्म चलाए हैं।
अमर जी, ये किसी ने स्क्रीन शेयर किया है। प्रशांत जी प्लीज स्क्रीन शेयर मत कीजिए प्लीज। सॉरी सर, आप दोबारा उसको प्रेजेंट कर लीजिए। ओके ओके ओके। तो ये हमारे गूगल फॉर्म में, आपको एक बार गूगल फॉर्म में दिखाना चाहूंगा। तो ये हमारा एक गूगल फॉर्म था जिसमें हमने किसान का एक समाधान देने के लिए प्रेजेंट हो रहा है। हाँ, तो ये हमारा एक गूगल फॉर्म था जिसमें हमने किसानों की जितनी भी उनसे रिलेटेड, उनकी खेती से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थे उनको निपटाने का प्रयास किया था। इसमें हमने उनका नाम, मोबाइल नंबर, किस राज्य से हैं वो, किस जिले से है, तहसील क्या है, उनका गाँव क्या है, उनकी मुख्य नकदी फसल कौन कौन सी है, और उनको किस बारे में जानकारी लेनी थी कि उनको कीट संबंधित जानकारी लेनी थी, बीज संबंधित लेनी थी, या उनको मार्केटिंग संबंधित या कोई अन्य उनका सवाल था, तो उससे संबंधित वो हमसे प्रश्न पूछ सकते थे। उसके बाद हमने जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं सभी फार्मर को हमने और मतलब डायरेक्ट सबको एक इनबॉक्स पे उनके मैसेज भेजा था कि हमारा वेबिनार इस डेट में है, आप वेबिनार को ज्वाइन करिएगा। तो सभी पे एक मैसेज जाता है, तो उसके बाद वो जब वेबिनार को ज्वाइन करते हैं तो उनकी जितनी भी समस्याएं होती हैं वो हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो एक बार मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा कि योगाहार प्रोग्राम में हमारे पिछले 180 दिन में जितने भी वीडियो क्लिप्स रहे हैं उनको मैं एक बार शेयर करना चाहूंगा। नमस्कार, मैं भुवनेश्वर राय पिछले कुछ वर्षों से दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। जिन किसान भाइयों को पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जैविक खेती एवं उसके प्रमाणीकरण के लिए कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो वो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। सभी कृषक भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तरुण शर्मा है। मैं जैविक प्रमाणीकरण केंद्र दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार में कार्यरत हूँ। उत्तराखंड राज्य के समस्त जिलों के कृषक भाइयों को जिन्हें भी अपना जैविक प्रमाणीकरण करवाना है वो नीचे दिए गए नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हम आपके जैविक प्रमाणीकरण में पूरी रूप से सहायता करेंगे। आप सभी योगी जनों को, योग विज्ञानियों को, कृषि वैज्ञानिकों को मेरा सादर प्रणाम वंदन। योग आहार, निर्मल ग्राम, जैविक खेती, जैविक आहार पर केंद्रित योग कक्षा के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में कुछ पाबंदी आपके समक्ष प्रस्तुत है। तन हो निर्मल, मन हो निर्मल, हमारा हर एक घर हो निर्मल। हम सब किसान भाई जिला मध्य प्रदेश के किसान भाई शपथ लेते हैं। आज 7/8/2021 को घोषणा करता हूँ कि मैं फसल उत्पादन एवं पशुपालन में तेजी मानकों का अनुपालन करते हुए यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं योग शिक्षिका चुनी गढ़वाल के जिज्ञासा से मैं 16 सालों से योग
लगाती हूँ और मैं निर्मल चैले योग नाम की ऑनलाइन क्लास से जुड़ती हूँ। इस क्लास से जुड़ के मुझे बहुत फायदा हुआ है। जैविक खेती के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल मंडेले है और मैं शुद्ध आहार कार्यक्रम से विगत कुछ माह से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज हम पतंजलि योग आहार का 150वां सत्र मना रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयत्न शुद्ध आहार के रूप में ये किया गया है कि हम शुद्ध थाली को प्रोत्साहित करें। आदरणीय अभिलाष जी, आपकी सुंदर प्रस्तुति ने मनमोहन कर दिया और बहुत ही प्रसन्नता हुई पूरा कार्यक्रम देख करके। और आज इस कार्यक्रम के पूरी गरिमा में उपस्थिति रही। अब मैं अमर यादव को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज के 180वें दिन 6 माह पूरे हो गए हैं जिन योग गुरु चीफ गेस्ट सहभागी और जो साधकगण और सभी लोग जो उपस्थित रहे हैं उनका आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। अमर यादव बहुत बहुत धन्यवाद। अगर योग जी बीडी साहब जी आदरणीय जी बताइए जी सभी को मेरा ओम वंदन। आज हमारी अर्धवार्षिक समारोह में सभी उपस्थित हुए सभी को धन्यवाद। मैं एक छोटा सा टिप्स अपनी वीडियो को साथ में देना चाहता हूँ कि हमारे पास सब कुछ है, हमें जानकारी नहीं है, तो हमारे पास एसी और हीटर दोनों है। तो अभी ठंड का समय आ गया है तो हमको हीटर की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे बाएं कान में हीटर होता है और दाएं कान में एसी। तो बाएं कान में रुई लगाएंगे तो हीटर चालू, आपको ठंड नहीं लगेगी, सर्दी नहीं होगी, कैसी भी ठंड हो। बाएं कान में रुई तो हीटर चालू हो जाएगा और दाएं कान में लगाएंगे तो एसी चालू हो जाएगा। और अगर एसी चालू करते हैं तो शाम को निकाल दे, नहीं तो सर्दी हो जाता है। तो इसी के साथ सभी को मेरा ओम वंदन। समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट का समय मुझे भी दे दीजिए। जी बोलिए। ओम प्रणाम वंदन, आप सभी का अभिनंदन बहुत बहुत। आज 6 माह हो गए हैं। 6 माह माने अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी आज हो गई है और उसमें आप सभी लोग उत्तीर्ण भी हो गए हैं। इस योग कक्षा में जितने समय में भी जुड़ पाया हूँ, मैं सुन पाया हूँ, उसको सुनकर मैं बहुत गदगद हूँ, बहुत आनंदित हूँ और अपने आप को आनंदित भी महसूस कर रहा हूँ। इस योग कक्षा में जो आपके डॉक्टर भुवनेश्वर राय जी और किशोर दुबे जी जैसे विद्वान प्रकांड विद्वान लोग जुड़े हैं और निरंतर जुड़ के इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनको हृदय से नतमस्तक हूँ
आदरणीय मुन्नीलाल जी का पुरुषार्थ आप सब लोग देख ही रहे हैं। खासतौर से आज जो देखा मैंने, न केवल इस पर चर्चा बल्कि उसके बारे में कार्य भी होना, और एक से बड़ा काम है डाटा संयोजन। न केवल संयोजन बल्कि उसका व्यवस्थापन और समय समय पर प्रस्तुतिकरण बहुत अद्भुत है, बहुत आनंददायी है। मैं आप सभी को हृदय वंदन करता हूँ। ओम प्रणाम। कुछ लोग बाकी हैं जो मीठा बोल देते हैं। आदरणीय जी, बहुत सुंदर संचालन आप करते हैं और 6 महीने की बहुत बहुत बधाई। और उसके लिए भी है कि गुल में अगर नूर ना होता और मैं इतना मजबूर ना होता तो आपके घर में आपके इस योग आहार कार्यक्रम की बधाई देता, अगर आशियाना आपका इतनी दूर ना होता। और आदरणीय पवन जी, जिनके निर्देशन में ये सब कुछ हो रहा है, उनके लिए है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल हमेशा, ये खुलते हुए उनके पर बोलते हैं। और वो लोग रहते हैं खामोश हमेशा, दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आदरणीय पवन जी बिल्कुल बैकग्राउंड में बैठ के किस तरह से मतलब बहुत ही सुंदर आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों की जो सेवा और कितना लाभ आप किसान भाइयों को पहुंचा रहे हैं वो अद्भुत है। और आज रोहित भाई ने शुरुआत की थी योगियों से कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, अपने कर्मों की साथ को हिलाना होगा और दूर नहीं होता अंधेरा सब कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। और परम पूज्य आनंद देव जी स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने उद्गार दिए थे। उनके लिए है कि आकाश की कोई सीमा नहीं और पृथ्वी का कोई तोल नहीं और साधु की कोई जात नहीं, हीरे का कोई मोल नहीं, आदरणीय स्वामी आनंद देव जी का कोई मोल नहीं मैं कहूँगा। और आदरणीय जी बहुत सुंदर कार्य आप कर रहे हैं, बहुत ही सभी किसान भाइयों को। और आदरणीय पवन जी जो इतना कुशल नेतृत्व वो दे रहे हैं, और आप आदरणीय भाई मुन्नीलाल जी इतना अद्भुत कार्य आप कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपका कभी भी आदेश होगा तो हम दोनों पति पत्नी जब भी कोई कक्षा करनी हो या जब आपके आदेश होंगे हम उपस्थित हो जाएंगे। ओ धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर राजेश यादव जी दिल्ली से हैं, डॉक्टर शीला यादव जी, आप दोनों पार्टिसिपेट हुए हमारे योगदान क्लास में, आप हमेशा जुड़े रहते हैं। कभी भी अभी होशंगाबाद से हमने हीरालाल यादव जी का कोई समस्या थी, आपने तुरंत उसका निदान किया, बहुत प्रसन्न है वो। इस ऐसे पुरुषार्थ को नमन करता हूँ, इसी प्रकार का स्नेह बनाए रहें। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे यादव जी को, सबका आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यादव जी। मैं 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हमारे पतंजलि मानव समृद्धि प्रोग्राम के द्वारा योग कक्षा का संचालन शुरू हुआ था। उस समय लॉकडाउन का समय था, तो स्वास्थ्य को देखते हुए स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करने के लिए एक योग कक्षा का आयोजन किया गया था, जो रविवार को संचालित होती थी। फिर उसको शनिवार और रविवार को किया गया। 6 महीने पहले की ये बात है। फिर उसके बाद आदरणीय भवन सर का आदेश हुआ कि योग क्लास को प्रतिदिन हम चलाएंगे और अपने स्टाफ के सभी लोग इसमें जुड़ेंगे, और जो भी किसान इसमें जुड़ना चाहते हैं उन्हें भी जोड़ सकते हैं। ये परिवार देखते ही देखते 10 लोगों से 20 से 30 से 50 और आज
ये इस मुकाम पे है कि हम 6 महीने पूरे कर चुके हैं इस प्रोग्राम के साथ। ये परिवार निरंतर दिन पर दिन बहुत ही बड़ा होता गया है। कहीं ना कहीं इसमें हर उस एक सदस्य का योगदान रहा है जो हमारी योग परीक्षा से जुड़े हैं। और भले ही आज हमारे साथ सभी लोग ना जुड़ पाए हों, क्योंकि एक सीमा रहती है इस एप्लीकेशन की, इसके थ्रू हम 100 से ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ सकते। तो मैं उन सभी से क्षमा चाहता हूं जिन्हें हम नहीं जोड़ पाए या जो नहीं जुड़ पाए। पर मैं अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपना योगदान इस कक्षा को दिया और इस कक्षा से जितने भी लोगों को जोड़ा और उन्हें इस कक्षा से लाभ प्राप्त हुआ। पहले यह कक्षा सिर्फ स्टाफ किसानों के लिए, अब यह कक्षा इस मुकाम पर पहुंच गई है कि इस कक्षा के द्वारा हम न सिर्फ स्वास्थ्य लाभ ना देकर योगाहार और जैविक भोजन, जैविक खेती, इन सभी को मायने रखते हुए इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी महानुभावों का जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिन्होंने इस कक्षा में निरंतर भाग लेकर इसको आगे बढ़ाया है। हमारे आदरणीय पवन सर, आदरणीय विवेक सर और हमारी टेक्निकल टीम जो हरिद्वार में बैठकर ऑपरेट करती है, बाकी सभी कार्यक्रमों की तैयारी करती है। हमारे आदरणीय नीलाल यादव जी जिन्होंने इस कक्षा में निरंतर अपना योगदान दिया है, मुकेश मालवीय जी और नीलकंठ सावले जी, बहुत से लोग हैं जो प्रतिदिन जुड़कर हमें महत्वपूर्ण जानकारी भी देते हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, रवि आदित्य जी, कुलदीप बुनियाल जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रतिदिन किसानों की समस्याओं का समाधान किया है, जो आज नहीं जुड़े हैं। अतुल मोड़ेले जी भी आज हमारे साथ नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका योगदान अप्रत्यक्ष रूप से ही बहुत ज्यादा रहा है। तो मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ और आज के क्लास में जुड़े हुए मैं सभी का व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आदरणीय अभिराज जी, आदरणीय आदित्य राणा जी, अक्षय त्यागी जी, अंजनी जी, अर्पण चौहान जी, अशोक जी, बबलू सिंह जी, भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय, सदरोज अधिकारी जी, दिनेश सेमल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी और हमारे योग टीचर जो कक्षा में थे, टोली चंद पारसी जी, जी, जय गुरुदेव, करम कोरी जी, किशोर कृष्ण कुमार तो, मधु बाबू, आदरणीय मधु बाबू जी, नलिनी कांता शर्मा, नीलकंठ सावले जी, निराल ठाकुरिया जी, ओंकार नाथ, पंडित वारांग जी, प्रदीप कुमार जी, प्रकाश मानरे, पुण्यकांत समर, आदरणीय रघुवीर रावत जी, राहुल गौतम जी, रजत सर,